व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वह जो सोचता है वह बन जाता है। यह विचार जो है यह गांधी जी के विचार हैं और इस विचार में यही कहा गया है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, यानी कि हमारा वर्तमान का जो सोच है यही हमारे भविष्य को बनाता है, यही हमारे व्यक्तित्व को बनाता है, यही हमारे अंग्रेजी में कहें तो पर्सनालिटी को बनाता है। यानी कि एक व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा उसका विचार है वैसा ही वो बनेगा। यह मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा कहा गया था, जिसे बहुत सारे लोग महात्मा गांधी भी कहते हैं या गांधी जी भी इनको कहा जाता है। और इस विचार को मैंने यहां पर इसलिए पढ़ा क्योंकि अपना जो अगला अध्याय है जो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं वह आप लोगों के पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार है। और इसमें हम लोग बात करेंगे गांधीयन एरा की, यानी कि गांधी के काल की, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के काल की, यानी कि उस समय क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन काल से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक घटना और उनके विचार, ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को, यानी कि आप लोग कक्षा 8 में हैं और कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के तहत जो इतिहास में आप लोगों को अध्याय संख्या 12 पढ़ना है, यहां पर हम लोग बात करेंगे इस अध्याय में, क्योंकि इस अध्याय का नाम है गांधीयन एरा, यानी कि गांधी से जुड़ा हुआ काल। और गांधी से जुड़े हुए काल में अलग अलग घटनाएं, अलग अलग पहलुओं की बात हम लोग करेंगे। और इस विचार से हम लोगों ने शुरू किया क्योंकि यही गांधी के एक बहुत सारे विचारों में से एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है, जो यह बताता है कि एक व्यक्ति अपने विचारों से ही तो बना हुआ है। जन्म तो उसका होता है, लेकिन वो जब मृत्यु की तरफ जाता है, जब तक जन्म जीवन काल में रहता है तो उसके विचार ही उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं या फिर आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पृष्ठ संख्या 133 पर हैं, जो आप लोगों को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। और हम लोग पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार यह सारा कुछ कर रहे हैं। आप लोग इसे अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या किस पे, तो पृष्ठ संख्या 133 और 133 से आगे। अब हम लोग बात करते हैं अध्याय संख्या 12 गांधीयन एरा की। लिखा हुआ है यहां पर, पहला लाइन लिखा हुआ है कि द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हु शेप्ड द कोर्स एंड कैरेक्टर ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज महात्मा गांधी। अगर हम राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करें, तो अगर उन सारे क्रांतिकारियों में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा नाम, सबसे बड़ा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी का आता है। वह एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी थे, प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व था उनका, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो प्रभावित होते थे। और आज भी गांधी के विचार पर बहुत सारे लोग रिसर्च, अनुसंधान, शोध करते हैं और उनका जीवन जो है गांधी के विचारों को समझने में ही निकल जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि मोहनदास करमचंद गांधी का काल जो है, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो कितना बड़ा होगा। उन्हीं सारी चीजों की तो बात हम लोग को इस पूरे अध्याय में करना है। लिखा हुआ है गांधी जी वाज बोर्न इन पोरबंदर गुजरात इन 1869। गांधी जी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर में सन 1869 में हुआ था। पोरबंदर गुजरात राज्य भारत देश में सन 1869 में गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। He had studied law in England and spent his early year as a lawyer in South Africa। इनकी जहां तक पढ़ाई की बात है तो इन्होंने कानून की पढ़ाई जो है वो इंग्लैंड से की थी, और जब वो वकील बन गए थे, अधिवक्ता बन गए थे, तो उन्होंने अपना शुरुआती जीवन अधिवक्ता के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में बिताया। ड्यूरिंग हिज स्टे हियर, यानी कि जब वो दक्षिण अफ्रीका थे, ही फॉट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द व्हाइट रूलर्स अगेंस्ट द इंडियन लिविंग देयर। जब वो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो गोरे हैं
वो भारतीय लोगों को काला मानते हैं, या फिर कहें तो भारतीय लोगों पर वो अपना शासन चलाते हैं और कहते हैं कि मैं गोरा हूं, तुम काले हो, तो तुम्हारे ऊपर मेरा दबाव रहेगा। इन सारे चीजों पर इन्होंने, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने इन सारे चीजों के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ी। ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, अपने इस स्ट्रगल में, अपने इस लड़ाई में, he evolved the concept of सत्याग्रह and non-violent struggle against oppression। यानी कि यहां पर जो है इन्होंने जो आंदोलन शुरू किया उसको इन्होंने एक नाम दिया, या फिर एक कंसेप्ट दिया, एक आधार दिया, जिसको सत्याग्रह या फिर कहें तो नॉन वायलेंट का विचारधारा या फिर नॉन वायलेंट की नाम से इसको जाना गया। या फिर कहें तो यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी ने लड़ाई तो लड़ी, लड़ाई लड़ने की बात तो करी, लेकिन यहां पर अहिंसात्मक तौर पे, यानी कि नॉन वायलेंट के तौर पे, और सत्याग्रह के तौर पे, यानी कि सत्य के लिए और इन सारे चीजों के लिए यहां पर लड़ाई लड़ी गई। इसलिए यह सत्याग्रह और नॉन वायलेंट का कंसेप्ट है। और मोहनदास करमचंद गांधी की जितनी भी लड़ाई हुई वो नॉन वायलेंट और सत्याग्रह के मूलभूत आधार पर ही लड़ी गई, चाहे वो उनके जीवन काल में कोई भी लड़ाई हो। स्ट्रगल अगेंस्ट ऑप्रेशन, इट वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ। सत्य का मतलब ट्रूथ है और नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा। यानी कि सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना, यानी कि सत्य के लिए लड़ाई लड़ना। तो नॉन वायलेंट का मतलब अंग्रेजी में नॉन वायलेंट, हिंदी में अहिंसा होता है, यानी कि यहां पे हिंसात्मक तौर पर नहीं, अहिंसात्मक तौर पे लड़ाई लड़नी है। यही कंसेप्ट जो है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा दिया गया था। और इनकी जो सबसे पहली जो लड़ाई थी या फिर सबसे पहला जो स्ट्रगल था वो इनके अर्ली ईयर, यानी कि शुरुआती जीवन में, जब यह वकील बने थे, तब ये जब दक्षिण अफ्रीका में वास कर रहे थे, तो उसी समय इन्होंने सबसे पहले स्ट्रगल, यानी कि सबसे पहले जो लड़ाई है अहिंसात्मक तौर पे और सत्याग्रह वाले स्टाइल में इन्होंने लड़ा था। दक्षिण अफ्रीका में गोरों के द्वारा भारतीय को काला समझकर भारतीयों के ऊपर दबाव और शासन करने वाली जो परिस्थिति बन रही थी उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। आगे, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एट द एज ऑफ 46। 46 वर्ष की आयु में वर्ष 1915 में ये अपने देश, स्वदेश यानी कि भारत लौट आए। By now he had earned great respect and popularity both at national and international level। तब तक, यानी कि भारत आने तक ही ये बहुत बड़ी प्रसिद्धि पा चुके थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। In his initial years, he traveled throughout the country to understand the people, their state of affairs and their need। जब वो अपने शुरुआती जीवन में थे तो वो पूरे देश यानी कि पूरे भारत में भ्रमण किए, और इसलिए उन्होंने भ्रमण किया ताकि लोगों को समझा जाए, उनके जीवन जीने के तरीके को समझा जाए, उनकी जरूरतों को समझा जाए और अलग अलग पहलुओं को समझा जाए। आगे 1916 में, यानी कि इन 1916 1916 में 1916 में ही फाउंडेड द साबरमती आश्रम इन गुजरात एंड ओपेंड इट फॉर द पीपल ऑफ ऑल कास्ट। 1916 में इन्होंने अभी के अहमदाबाद में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी सभी जातियों के लिए, क्योंकि ये छुआछूत के भी खिलाफ थे। इन्होंने इनकी विचारधारा यह थी कि हम सब जो हैं एक हैं, कोई अलग अलग जाति से हो सकता है लेकिन उसके आधार पर हम छुआछूत नहीं कर सकते। ही इनकरेज्ड पीपल टू यूज द स्वदेशी गुड एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ चरखा एंड खादी। 2 बार लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है या फिर कहें तो 2 बार प्रिंट है। इन्होंने और क्या किया, तो इन्होंने लोगों को कहा, चूंकि भारत में अंग्रेजों का शासन था जब यह भारत आए थे 1915 में, तब तो इन्होंने कहा, और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल ही रहा था, तो इन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आप स्वदेशी गुड्स यानी कि अपने देश भारत के निर्मित और भारत के लोगों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं का प्रयोग करें, खरीदें, उसी को पॉपुलराइज करें, उसी का प्रचार करें और चरखा और खादी का प्रयोग करें।
खादी वस्त्र का प्रयोग करें और चरखा एक यंत्र होता है, मशीन होता है, उसका प्रयोग करें। यह गांधी जी के द्वारा बताया गया था लोगों को और यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुआ क्योंकि लोगों ने इनकी बात को हाथों हाथ लिया और माना। आगे, he took up the cause of the indigo planet in Champaran in Bihar in 1917 and forced the government to make inquiries into the injustice done to them planters। इंडिगो प्लांटर्स यानी कि इंडिगो के जो मतलब जो प्लांट करने वाले जो पर्सन थे उसके लिए इन्होंने वर्ष 1917 में बिहार राज्य, भारत के बिहार राज्य, अभी के बिहार राज्य के चंपारण में इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की और यहां पर इन्होंने तत्कालीन सरकार को कहा कि ये जो अन्याय हो रहा है इंडिगो प्लांटर्स के साथ, इन सारी चीजों के लिए आपको सही कदम उठाना चाहिए और इन लोगों को न्याय देना होगा। और इसकी बात इन्होंने बिहार के चंपारण में वर्ष 1917 में करी थी। इन 1918 में ही फॉट फॉर द टेक्सटाइल वर्कर इन अहमदाबाद। यहां पर तक इंडिगो प्लांटर्स के लिए और यहां पर इन्होंने अहमदाबाद में टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और वहां पर जो गुजरात के खेरा में जो लोग थे उनके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी वर्ष 1918 में, 1917 में बिहार में, 1918 में गुजरात में। अब 1919 में आते हैं। बाय 1919 तक गांधी जी हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया। गांधी जी जो हैं वो भारत के सर्वोच्च प्रसिद्ध व्यक्ति बन चुके थे। ड्यू टू हिज एफर्ट द कॉमन पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम इन्वॉल्व इन द नेशनल मूवमेंट। यहां पर कहा जा रहा है कि ये गांधी जी के प्रयास के कारण जो कॉमन पीपल, जो आम इंसान था, वो भी पहली बार इस अपने देश के राष्ट्रवादी आंदोलन में जुड़ता गया। चाहे वो स्वदेशी का इस्तेमाल करके हो, चाहे वो सत्याग्रह की बात हो, चाहे वो नॉन वायलेंट वाले मूवमेंट की बात हो, चाहे वो खादी और चरखा की बात हो, इन सभी चीजों में लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया और गांधी जी का साथ दिया। न्यूमरस मास मूवमेंट वेयर स्टार्टेड अंडर हिज लीडरशिप। बहुत सारे जो जन आंदोलन थे वो भी शुरू किए गए इनके नेतृत्व में, यानी कि गांधी जी के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे जन आंदोलन की शुरुआत की गई। अब हम लोग बात करेंगे, यहां तक तो हम लोगों ने समझा मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, जहां पर हम लोगों ने देखा कि इनका जन्म कहां पर होता है, ये पढ़ाई कहां करते हैं, शुरुआती जीवन में ये कार्य कहां करते हैं, ये वकील थे, भारत कब आते हैं, फिर इनसे जुड़ा हुआ अलग अलग आंदोलन की बात हम लोगों ने की, चाहे वो बिहार के चंपारण की बात हो, चाहे वो खेरा गुजरात की बात हो, चाहे वो वर्ष 1915 की बात हो, 16 की बात हो, 17 की बात हो, 18 की बात हो, 19 की बात हो, अलग अलग वर्षों की बात हो, यह सारी चीजें हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करेंगे द रॉलेट एक्ट की। अब रॉलेट कानून की बात करेंगे, यह गांधी जी से जुड़ा हुआ एक पहलू है। इन 1919 में द ब्रिटिश पास द रॉलेट एक्ट। जो अंग्रेज थे उन्होंने एक रॉलेट एक्ट, रॉलेट कानून पास किया, पारित किया। इट अलाउड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट विदाउट ट्रायल, कर्ब द प्रेस एंड अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट अ वारंट। रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया था, चूंकि यहां पर जो है 1919 के समय भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन जो है वो बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ चुका था, बहुत अच्छे स्तर पर चल रहा था। तो इस समय एक रॉलेट एक्ट यानी कि अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पारित किया जाता है जहां पर यह प्रावधान रहता है कि हम किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना पूछताछ के, और किसी भी आंदोलन को और प्रेस को कभी भी दबाया जा सकता है, कभी भी उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। यह सारे जो प्रावधान थे वो रॉलेट एक्ट में निहित थे, दिए गए थे, लिखे गए थे, क्योंकि उस समय क्या था, तो उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन भारत में चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेज शासकों ने
इसके लिए एक एक्ट पारित किया, जहां पर किसी को भी बंदी बना लेना, प्रेस की आजादी को खत्म कर देना, लोगों को बिना ट्रायल के पकड़ लेना, बिना वारंट के उनको जेल में, कारागार में रख लेना, ये सारी चीजें, ये सारा प्रावधान जो है वो रॉलेट एक्ट में कहा गया था। इंटेंस एजिटेशन वेयर कैरिड आउट अगेंस्ट दिस एक्ट, इस कानून के खिलाफ व्यापक तौर पे और बहुत व्यापक तौर पे इसके खिलाफ आंदोलन किया गया लोगों के द्वारा। गांधी called for a nationwide protest against the Rowlatt Act. गांधी जी used non-violent and innovative means of mass protest. गांधी जी ने भी कहा और गांधी जी ने आग्रह किया और लोगों को कहा कि आप देशव्यापी इसका विरोध करो, मतलब देश के जिस भी कोने में हो वहां से इस रॉलेट एक्ट का विरोध करो अहिंसात्मक तौर पे। और यह जो विरोध है यह गांधी जी के कहने पे बहुत बड़े स्तर पर हुआ भी। प्रार्थना सभा वेयर ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन वेयर कैरिड आउट, अलग अलग जगह पे प्रार्थना सभाओं का यानी कि प्रार्थना सभा का ऑर्गेनाइज किया गया, प्रार्थना सभा की गई और लोगों ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया, विरोध प्रदर्शन किया। सत्याग्रह सभा वेयर ऑर्गेनाइज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पीपुल, एक तो प्रार्थना सभा किया गया और दूसरा सत्याग्रह सभा किया गया अलग अलग जगहों पर ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। अब हम लोग बात करेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड का, यानी कि जालियांवाला बाग मैसेकर का, जो कि वर्ष 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग की बात होगी और यहां पर बात होगी कि आखिर जालियांवाला बाग में हुआ क्या था। तो यह जो है यह वर्ष 1919 में हुआ था। ऑन 10 अप्रैल 1990 टू नेशनल लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल वेयर अरेस्टेड इन पंजाब। 10 अप्रैल 1919 को भारत के पंजाब राज्य में, पंजाब प्रांत में दो राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिन दोनों का नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। A public meeting was held at Jallianwala Bagh in Amritsar on April 13, 1919 to protest against these arrests. फिर क्या होता है कि इन दोनों का जो अरेस्ट होता है अंग्रेजों के द्वारा, इन दोनों को जो पकड़ लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है 10 अप्रैल 1919 को। इसके खिलाफ लोग जो हैं पंजाब के अमृतसर के एक जगह जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल यानी कि 3 दिन बाद उसी वर्ष इकट्ठे होते हैं ताकि इसके खिलाफ, इस अरेस्ट के खिलाफ आंदोलन किया जाए, इस अरेस्ट के खिलाफ अपना नाराजगी जताया जाए। अब यहीं पर कुछ होता है जो जालियांवाला बाग मैसेकर यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। लेकिन यहां पर अभी हम लोग इस कक्षा में आगे नहीं बढ़ेंगे, इस कक्षा में हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस 13 अप्रैल 1919 के बाद या फिर उस दिन होता क्या है, और फिर इससे जनरल डायर की बात आती है, वो कंसेप्ट क्या कहलाता है। तो फिर हम लोग उस व्यक्ति की भी बात करेंगे जो इस जालियांवाला बाग के लिए बदला लेने इंग्लैंड तक जाता है और उसका गुनाहगार होता है, उसको गोली मारकर आता है। उधम सिंह की भी बात करेंगे, उधम सिंह कंबोज की भी बात करेंगे। ये सारी बातें होंगी लेकिन अगली कक्षा में होगी। इस कक्षा में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।